जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 500 क्वेश्चंस। दोस्तों, आगामी जो परीक्षा होने वाली है एमपी पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो इन सब के लिए साइंस के 500 क्वेश्चन हैं। खास करके एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये वीडियो है, ठीक है। इसमें हम टॉप 500 साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस को देख करके, जो अभी रिसेंट में हुए हैं, उनको देख करके इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। दोस्तों, इसके बाद साइंस का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा विश्वास है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हिरण की। हिरण की आँखें सबसे बड़ी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी के उद्योग में अभ्रक कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त होता है। अभ्रक क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये रॉ मटेरियल के बारे में के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन ये स्वयं एक बैड कंडक्टर है, ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक। नेक्स्ट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हेनरी सीले ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर खाना देर से पकता है, अगर पहाड़ नीचे समतल में यहाँ पर जल्दी पकता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि ज़मीन में यानी कि नीचे खाना जल्दी पक जाता है और अपेक्षाकृत देर से कहाँ पकता है? पहाड़ के ऊपर। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो होता है वायुमंडलीय दाब नीचे अधिक होता है और ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, इसलिए यहाँ पर देर से पकता है, यहाँ पर जल्दी पकता है। अब प्रेशर कुकर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी को पता होगा, प्रेशर कुकर में क्या बढ़ा देते हैं? दाब। तो दाब इंक्रीज कर देंगे तो खाना जल्दी पकेगा। यहाँ पर जल्दी क्यों पक रहा है? क्योंकि दाब है यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, वायुमंडलीय दाब है। तो दाब बढ़ाने से क्या होता है? खाना जल्दी पकता है। फिर मतलब आप एक रूल याद रख लीजिए, दाब बढ़ाने से क्या बढ़ता है? क्वथनांक। जो दाब होता है यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के यानी कि क्वथनांक के। इसको याद कर लीजिए, फिर कभी गलत नहीं होगा। दाब जो है डायरेक्टली मतलब कि अगर जहाँ का दाब ज़्यादा है उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। ये क्वथनांक क्या होता है तो इसको भी मैं बता देता हूँ। सपोज़ हमने क्या बोला, नीचे जल्दी पक रहा है, ठीक है, जल्दी पक रहा है, लेकिन यहाँ का क्वथनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस में, एग्जाम्पल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म होता है, तो जो ऊपर इसकी चोटी पर 90 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर में। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। चलिए, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर मैंने अभी आपको बताया, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और दाब मतलब प्रेशर, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। फिर है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी चीज़ में बल लगाते हैं तो वो चीज़ भी आप पर बराबर
बल आपकी विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक है, जैसे गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगता है, यही है। अगर नाव से कूदते हो तो पीछे की तरफ धक्का लगता है, ये तीसरे नियम के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है, तो सल्फर। ठीक है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है, तो गंधक है यानी कि सल्फर है। और उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका रीज़न ये है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरल ने। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। रेडियो एक्टिव जो रेडान है, रेडान तत्व की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, लेकिन जो रेडियो एक्टिवता है इसकी खोज की थी हेनरी बैकरल ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो समतल दर्पण होता है, दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360/θ-1। ठीक है, तो यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। मतलब हम जहाँ पर थीटा लिखे हैं वहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 360 बटे में क्या था थीटा, वहाँ पे लिख दो 60 और -1। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 6×6 = 36 यानी कि 6 - 1 तो कितना आ जाएगा 5। सिंपल सा है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, 360/θ-1। दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n = होता है 360/θ और -1। तो इस तरह से आपको कोई भी कोण दे देगा तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। फिर है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो एक अवतल लेंस की भांति करता है यानी कि अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है। आपको सभी को पता है पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है इस तरह से उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस की प्रॉपर्टी होती है किसमें, तो हवा के बुलबुले में। जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति का बर्ताव करता है। फिर है हमारा, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो ये होती है विशिष्ट गुरुत्व की। जो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में विशिष्ट गुरुत्व इकाई की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है, तो जस्ट डबल होता है। आप सभी को पता होगा कि मनुष्य अगर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतिबिंब होगा, जस्ट उसके डबल, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड का डबल कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, 1000 टाइम पूछा गया है, तो ये उत्तल दर्पण होता है, जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्योंकि देखिए पीछे के जो वाहन देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो सीट के बगल में मिरर लगा होता है। तो अब ट्रक बहुत बड़ा है, ठीक है, ट्रक बहुत बड़ा है, शीशा छोटा सा है। इस बड़े से ट्रक को इस छोटे से शीशे में दिखाना है, तो बड़े को छोटा करना मतलब अभिसारित करना कौन से लेंस का काम होगा, दर्पण का काम होगा, तो अभिसारी दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं उपधातु या सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। हमारा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। और निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपको याद रखना है ठोस। जो जितनी वस्तु ठोस होगी आपको ऑप्शन में दे देगा, पानी, लोहा, लकड़ी, तो आपको लगा देना है लोहा। मतलब जो ज़्यादा ठोस होगी, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसके संचलन के लिए, परिसंचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
ठीक है, तो इतना याद रखना। जो ध्वनि की चालें, ध्वनि तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, इसलिए इनको माध्यम की आवश्यकता है। तो जितना ठोस माध्यम दोगे उतनी ही इनकी गति अधिक होगी। ठीक है, फिर इसी से संबंधित है, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य, इनकी प्रकृति कैसी है, अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, तो इनका ध्रुवण नहीं होगा। ठीक है, जबकि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, बाहें फैलाए खड़ा था, एक आंख उसने बाहें सिकोड़ ली, तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई कितने मतलब इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कि सुनाई नहीं देगी। अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि, जो विस्फोट की ध्वनि है, ध्वनि के लिए क्या ज़रूरी है, माध्यम की आवश्यकता, मतलब वायुमंडल होना चाहिए। और जबकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, तो वहाँ चाहे जितना बड़ा विस्फोट हो जाए, अब हमको पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा। फिर है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ पलायन वेग, वहाँ रीजन है पलायन वेग। आप सभी को पता है पलायन वेग 11.24, पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को 11.24 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड नहीं सॉरी घंटा है, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर किसी चीज़ को फेंक दोगे तो वो पलायन कर जाती है, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्व छोड़कर चली जाती है। सेम यही कंडीशन है चंद्रमा पर, उसका पलायन वेग के कारण वायुमंडल नहीं है। फिर है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो सरल लोलक की लंबाई आप सभी को पता है, जो टी होता है आवर्तकाल 2π√L/g होता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं 4% बढ़ाता हूँ, किसको, लंबाई को, इसको 4% मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे अगर, तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 4% का 2% बढ़ जाएगी। ठीक है, लंबाई रूट लगा था इसलिए 4% अगर लंबाई बढ़ाते हो तो आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। फिर है हमारा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा आवर्तकाल √2π√L/g है। यहाँ पर कहीं भी द्रव्यमान दिख रहा है क्या, मास, द्रव्यमान नहीं दिख रहा है, यानी कि ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है आवर्तकाल। तो आप एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, कितनी भी लड़की बैठाओ, कितना भी उसका वेट इंक्रीज़ करो, आवर्तकाल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिर है हमारा, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव कैसे हो गया है? तो ये अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाते हैं और विभिन्न स्टेशंस में प्रोग्राम सुनते हैं। फिर है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल प्रवाह की दर, वेंचुरी मीटर से जल प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, चौराहों पर जो पानी के फुहारे होते हैं उसमें देखा होगा बॉल को अपने आप नाचती रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दबाव घट जाता है, जो प्रेशर है, प्रेशर घट जाता है पानी का वेग अधिक होने के कारण। फिर है हमारा, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितना होगा? तो अगर त्रिज्या अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाएगी तो दिन भी आधा हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे का। अभी जो होता है 24 घंटे का होता है, और अगर पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाएगी तो वो 12 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए, ठीक है, तो सेकंड है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, पलायन वेग है। पलायन वेग का मान है पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है हमारा,
उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष को स्प्रिंग घड़ी यूज करनी चाहिए। ठीक है, स्प्रिंग घड़ी यूज करनी चाहिए। और यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना रहेगा? तो त्रिज्या को अगर 1% करते हो तो गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दाब का मात्रक क्या है? सभी को पता है पास्कल है, दाब का मात्रक है पास्कल। और खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, मतलब उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होनी चाहिए, वो जल्दी से खाना को पका सके। तो इस तरह से खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा का रहना चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर स्टील यूज किया जाता है। ठीक है, फिर झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो ताप बढ़ जाता है। ठीक है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। फिर है हमारा केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो वो होता है 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन होता है केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक। फिर है हमारा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक से। जो बॉटनी का शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मता, जो क्यूरी है, मैडम क्यूरी के नाम सम्मान में ही है ये। तो रेडियो एक्टिव धर्मता की जो इकाई है वो क्यूरी है। और किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की, आप सभी को पता है बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। जब हम इसको श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, आप सभी को पता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। और जो तरंगदैर्घ्य होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विचलन के। तो लाल रंग का विचलन कम हो रहा है तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक हो रहा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? तो कमरे का अगर रेफ्रिजरेटर खोल दोगे तो 1000 टाइम पूछा जा चुका है हर एग्ज़ाम में, तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। आपको कोड भी याद होगा स्कूल टाइम से, VIVGYOR। ठीक है, VIVGYOR, जिसको नहीं याद है तो कर लेना। V फॉर क्या होता है? वायलेट। I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग है इंद्रधनुष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो ये होता है 2 सेकेंड। जो सेकेंड पेंडुलम होता है इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। फिर भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। ये कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, इसी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान है। नेक्स्ट है पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? तो पराध्वनिक यानी अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आपने बहुत सुना होगा अल्ट्रासोनिक मिसाइल से अपनी ब्रह्मोस क्या है? अल्ट्रासोनिक मिसाइल है, यानी कि उसकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। तो ध्वनि की चाल से अधिक कहने का मतलब क्या होता है कि 332 मीटर पर सेकेंड से अधिक है। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड से इसकी चाल अधिक होती है। जिन विमानों की, मिसाइल्स की, उनको बोलते हैं पराध्वनिक विमान या अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स। नेक्स्ट है हमारा भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, 36,000 किलोमीटर। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये, इनका जो आवर्तकाल होता है पृथ्वी के आवर्तकाल यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो भू स्थिर उपग्रह हैं इनका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है और इनकी पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेट्स की। ठीक है, हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है हमारा
कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना, ठीक है। रेडिएटर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इंजन के पास में जिसमें पानी भरा जाता है वो रेडिएटर कहलाता है और वो इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है, ठीक है। फिर मनुष्य के शरीर के का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर की बात करें, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। दूरदृष्टि तो ये अपोजिट होता है। जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इसका जस्ट उल्टा होता है किसमें? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष है लेकिन उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। 48 क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस का यूज अपन करते हैं, अगर जैसे आपने देखा होगा जो CID वगैरह होते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो अवतल लेंस है। मतलब अवतल लेंस में बड़े अक्षरों को छोटा करके दिखाया जा सकता है और उत्तल लेंस में छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाया जा सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो उत्तल लेंस है ये अभिसारी लेंस है, ठीक है। क्या करता है? उत्तल जो होता है वो अभिसारी लेंस है, मतलब इसकी जो प्रकृति होती है बड़े को छोटा करने की होती है, लेकिन जब ये अक्षरों को देखने के लिए इसका यूज करते हैं उत्तल लेंस का, तो ये छोटे को बड़ा करेगा, ठीक है। लेंस क्या करेगा? छोटे को बड़ा। उत्तल दर्पण में आपने क्या देखा था? उत्तल दर्पण जो कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में इस तरह से लगाया जाता है, ये क्या कर रहा था? बड़े से ट्रक को छोटा करके इस छोटे से शीशे में दिखा ले रहा था, उत्तल दर्पण। इसी तरह अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण होता है वो आपने सुना होगा दाढ़ी बनाने के काम में आता है, तो ये छोटे को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। अवतल मतलब छोटा है तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाएगा कौन? अवतल दर्पण। लेंस में इसके जस्ट अपोजिट होता है। लेंस क्या करता है? जो उत्तल लेंस होता है वो छोटे को क्या दिखाएगा? बड़ा करके। मतलब छोटे को क्या दिखाया? बड़ा करके। जो अवतल होगा वो बड़े को क्या करेगा? छोटा करके दिखाएगा। अब आई थिंक नहीं भूलेगा। फिर है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है। आप सभी को पता होगा नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इस तरह से अगर कोई परमाणु है तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते घूमते रहते हैं, ठीक है। हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो ये इस तरह से घूमता रहता है। अब इसके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? इसमें होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में कौन सा होता है? तो इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन है हमारा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं शारीरिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए शारीरिकी नाम है तो ये ऐसा नहीं है कि शरीर का अध्ययन होगा। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको बोलते हैं शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी है। फिर निम्न में से किस अंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपने देखा था अपवर्तनांक वही है, विचलन को ही अपवर्तनांक कहते हैं। जब किसी सफ़ेद लाइट को गुजारोगे तो लाल रंग का सबसे कम होता है अपवर्तनांक, और जो बैगनी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विचलन के, ठीक है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं विचलन, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। विचलन में मैंने आपको बता दिया बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है। विचलन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अपवर्तनांक के, ठीक है। अपवर्तनांक के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका विचलन ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। यही मैंने आपको क्या बताया है, जो विचलन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के।
जो वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस तरंग का विचलन अधिक होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। आपने देखा बैगनी रंग की वेवलेंथ कम है, जबकि रेड रंग की यानी कि लाल रंग की, रेड कलर की वेवलेंथ अधिक थी। फिर है हमारा स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो ये हो जाएगी 4 तो जो 4 हो जाएगी, क्योंकि जो गहराई होती है इसका फॉर्मूला होता है गहराई इंटू अपवर्तनांक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये रेलवे वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस में कभी भी अभी तक हमको व्यंजक नहीं देखे हैं, बल्कि जेल प्रहरी में व्यंजक पूछ लिए थे, तो हो सकता है पूछ लिए, तो इंपॉर्टेंट है। गहराई गुणा अपवर्तनांक होता है, यानी कि 3 × 4/3 करेंगे आप, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 4। तो वास्तविक गहराई निकालने का फॉर्मूला क्या है? गहराई इंटू अपवर्तनांक। इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायऑप्टर है। और लेंस की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ लेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोकस लेंथ के, मतलब कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है लेंस की क्षमता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक हो गया डायऑप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता को हम किससे नापते हैं? डायऑप्टर से। फिर है हमारा 56 क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन, जो रडार कार्यप्रणाली है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। रडार कहाँ लगाए जाते हैं? मान लीजिए ये भारत की सीमा है इतनी, यहाँ पर हमने कोई रडार लगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा रडार है। यहाँ पर रडार क्या करता है? यहाँ से तरंगे, रेडियो तरंगें छोड़ता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई हवाई जहाज़ इस तरह से आ रहा है उड़ते हुए, ठीक है, तो ये जो रडार तरंगें हैं यहाँ इससे हवाई जहाज़ से टकराएंगी, और जैसे ही इस पे टकराएंगी तो ये इसका विचलन स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी तरंगें टकराएंगी तो इसका ये कितना बड़ा है या क्या है, ये पूरी प्रकृति बता देगा आपको, पूरा यहाँ चित्र बना के दिखा देगा कि यहाँ पर क्या है आकाश में, ठीक है। तो रडार का काम है रेडियो तरंगें यहाँ से भेजना, और फिर जब यहाँ से टकराती हैं तरंगें और परावर्तित होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि घुसपैठ हो गई है, ठीक है। फिर है न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम के बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर कथन इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है एमपी पुलिस कांस्टेबल में कि दिए हुए थे कथन कि न्यूटन की गति के नियमों में से कौन सा कथन सत्य है, तो वहाँ पर राइट आंसर था द्वितीय नियम के से बल की परिभाषा। देखिए, जो बल की परिभाषा है वो द्वितीय नियम से मिलती है। द्वितीय नियम का क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, dp/dt, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के, जो संवेग परिवर्तन की दर है वो बल के बराबर होती है, ठीक है। बल के बराबर होती है कौन? संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, लगाए गए बल के अनुपाती। तो वहाँ से इस परिभाषा मिलती है किसकी? बल की। और आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, F = ma होता है, ठीक है। ये क्या है? F मतलब फोर्स, इसका मात्रक होता है न्यूटन, m मतलब कि मास किलोग्राम, और a मतलब कि त्वरण है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम या तो लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ml/t-1 होता है इसका, ठीक है। ml/t-2 निकाल लेते हैं। यहीं पर क्या होता है? F = ma होता है ना, तो m की विमा क्या होती है? कैपिटल M यानी कि मास, और a की होती LT-2 यानी कि mlt-2 इसकी विमा होती है बल की। पूछा गया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, mlt-2। फिर है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व का नियम है। अगर जड़त्व का नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर एक गति कर रही है तो वो एक समान वेग से गति करती रहेगी। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है।
तो जड़त्व का नियम होगा। 59 क्वेश्चन है हमारा, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ठीक है, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पर काम करता है लेज़र, ठीक है। ये उद्दीप्त उत्सर्जन कुछ नहीं है, बस क्या है कि ये बहुत सारा सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर कोई सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब ये लाइट बहुत ही ज़्यादा बड़े सोर्स से आ रही है। अगर मैं इस लाइट को क्या कर दूं, एक छोटे से छिद्र से निकाल दूं, ठीक है, छोटे छिद्र से निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगी, एक दिशा में बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी। फिर अब यह इतनी खतरनाक लाइट हो जाती है जब इतनी चौड़ी, इतनी लाइट को, बिखरी हुई लाइट को जब एक छोटे से छिद्र से निकालोगे, तो ये लाइट जो निकलती है यहाँ से, इसी को बोलते हैं लेसर किरण। और ये इतनी खतरनाक होती है कि धातुओं तक को मेल्ट कर देती है, यानी कि पिघला देती है। फिर है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। मतलब वो लेट जाता है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होता है, दबाव कम हो जाता है। जो क्षेत्रफल होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, बल, यानी कि F/A, बल बटे क्षेत्रफल होता है। यानी कि जो प्रेशर है वो बल के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल को आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, और प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो इंसान जल्दी से जल्दी नीचे घुस जाएगा और मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप लेट जाओगे तो क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, और अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसलिए आपको टाइम मिल जाएगा दलदल से निकलने के लिए। तो दलदल में अगर आप फंस जाएं कभी तो लेट जाना है, ठीक है। फिर है 61वां क्वेश्चन, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक करने से, मैंने आपको अभी बताया था, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट के। जो गलनांक होता है, गलनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दाब बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, फिर इसके बाद तो सब बन जाएगा, कुछ भी पूछा जाए। फिर है हमारा, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है केवल संवहन पर, ठीक है, संवहन पर कार्य करता है। आपको पता होगा कि जो ऊर्जा स्थानांतरण की विधियां होती हैं वो 3 होती हैं, एक है चालन, एक है संवहन, और एक है विकिरण, ठीक है। तो चालन किस में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएं, तो वो चालन होता है। जैसे आपने देखा होगा जो विद्युत तार होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, मतलब कि बहने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए विद्युत का चालन होने लगता है। संवहन क्या होता है, संवहन मतलब कि किसी, जैसे एक है यहाँ पर गर्म पानी और एक है यहाँ पर क्या है, ठंडा पानी, तो अगर इन दोनों को मैं स्पर्श करा दूं तो ये जो गर्म पानी है इसकी एनर्जी, मतलब कि ऊष्मा, ठंडे पानी में आ जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इनका जो ताप है वो बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही काम होता है किसमें, रेडिएटर में। कार के रेडिएटर में क्या होता है, इंजन हो गया, क्या हो गया, गर्म, ठीक है, तो ये गर्म पानी मान लो इंजन को, और रेडिएटर हो गया ठंडा पानी। तो देखो इंजन की जो ऊष्मा है वो किस में स्थानांतरित हो जाएगी, रेडिएटर में। तो ये ज़्यादा गर्म था, ये कम गर्म था, यानी कि जो ऊष्मा है वो इस तरफ आएगी गर्म से ठंडे की ओर, इस तरह से, और एक समय ऐसा आएगा कि ये बैलेंस हो जाएगी। तो इसी ताप को बैलेंस करने के लिए रेडिएटर लगाया जाता है, ठीक है। फिर है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, जो प्रोटीन हम खाने के रूप में लेते हैं इसका एमिनो अम्ल के रूप में विघटन जो होता है वो पाचक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता होगा जो एमिनो अम्ल हैं वो एकलक की तरह हैं, प्रोटीन बहुलक है, मतलब कि बहुत सारे एमिनो अम्ल जब मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसी प्रोटीन का जब विघटन होता है यानी कि पाचन होता है तो ये वापस से एमिनो अम्ल में टूट जाती है। 64वां क्वेश्चन है हमारा, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबक विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग, हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग का यूज किया जाता है।
एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। फिर है मीथेन, जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसके वायुमंडल में मीथेन CH4, ठीक है, मीथेन CH4 उपस्थित है। फिर प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो ये है ट्रिप्सिन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन है, और यही एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वो किस रोग से पीड़ित होते हैं, तो बेरी रोग से। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और यह इस रोग से ज़्यादा पीड़ित लोग वहाँ के लोग होते हैं जो पॉलिश किए हुए चावल को मुख्य खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो कि दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, इसके जमाव के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्र होने से थकान होती है। फिर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो 1000 टाइम से ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो सबसे पहले तो यही है कि ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ पर दिया हुआ एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जाने वाली दूरी को, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर हमारा, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है फेदोमीटर का यूज किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, ठीक है। और एक और फेदोमीटर तो उपकरण हो गया, एक सोनार युक्ति का यूज किया जाता है, ठीक है, समुद्र की गहराई नापने के लिए। और जैसे समुद्र में कोई चीज़, जैसे जहाज डूब जाते हैं, कोई भी वस्तु को खोजना है तो उसके लिए भी सोनार का यूज किया जाता है, और उसमें कौन सी किरणें यूज की जाती हैं, तो अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंगें। इतना इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्यूटर की IC चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं, तो ये सिलिकन की बनी होती हैं। जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं कंप्यूटर की, ये सिलिकन की बनी होती हैं, और इनका निर्माण कहाँ होता है, तो भारत के बेंगलुरु में होता है, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। फिर हमारा 72वां क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है, तो वो है मुख्य अक्ष, ठीक है। फोकस एवं पोल से गुजरते हुए जो गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो उसको मुख्य अक्ष कहते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, स्कूल लाइफ में बहुत पढ़े हैं इसको। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, तो उसकी अनंत छाया बनेगी, ठीक है। यदि किसी वस्तु का फोकस जो है वो अवतल दर्पण पर पड़ेगा तो उसकी छाया बनेगी अनंत। फिर है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो हाइड्रोजन निकालती है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देती है, उस धातु का नाम है जिंक। 100 टाइम पूछा गया क्वेश्चन है कि किस धातु के साथ अम्ल यानी कि एसिड एंड बेस की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो वो है जिंक। फिर है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क ने तथा ट्रेविरेनस और लेमार्क ने किया था। और कार्य का मात्रक तो जूल है, कार्य का मात्रक पूछे या ऊर्जा का मात्रक पूछे, दोनों का आंसर क्या है, जूल। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। फिर 78 क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है तत्व, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। और 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक, तो ठीक है। एक ही प्रकार के अगर परमाणु मिलेंगे तो तत्व हैं, एक और 2 या 2 से अधिक तत्व लेकिन निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो यौगिक, और 2 या 2 से अधिक तत्व अगर अनिश्चित अनुपात में किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो वो कहलाता है मिश्रण। तो तत्व यौगिक मिश्रण की डेफिनेशन जान लिया। फिर है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और 81 क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं।
आवृत्ति का मात्रक पूछा गया है बहुत बार, तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। और एक कोई कण 1 सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फिर है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, बता चुका हूँ मैं। और यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो 332 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें। तो क्योंकि टेम्परेचर जो दबाव है प्रेशर पर डिपेंड नहीं है या निर्भर नहीं करती है ध्वनि की चाल, इसलिए वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। दाब को 2 गुना करें या 4 गुना करें अंतर नहीं आएगा। फिर है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये दूरी का है। ठीक है, समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का है। पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। और ये किस लिए यूज की जाती है, तो खगोलीय दूरियों के लिए। जो खगोलीय दूरी नापने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी दूरियां नापने के लिए यूज होती है, उस इकाई को बोलते हैं पारसेक। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी अगर कोई इकाई है दूरी नापने की तो वो है पारसेक। फिर है हमारा 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो वो है सीसा। जो सीसा है वो लेड धातु है, आप सभी को पता होगा लेड धातु, इसको पीबी से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीबी से डिनोट करते हैं लेड को, लेकिन ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। ठीक है, इसी तरह से आपको ग्रेफाइट का नाम याद होगा, ग्रेफाइट धातु नहीं है फिर भी वह विद्युत का सुचालक है। तो अंतर याद रखना, जो लेड है यानी कि सीसा है वो धातु है फिर भी विद्युत का कुचालक है, और जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है जबकि वो धातु नहीं है, कार्बन का अपर रूप है यानी कि अधातु है। फिर है हमारा, तो यहाँ दिया भी हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो ग्रेफाइट में धातुई चमक होती है और आयोडीन में होती है, आयोडीन। फिर एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेज़ी से निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हल्की गैस होती है, हीलियम के बाद हाइड्रोजन गैस ही होती है जो सबसे हल्की होती है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से निकलेगी। ठीक है, फिर है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों नाचते हैं, ये पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, आपने पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा होगा कि अगर जो कोई छोटी सी अगर आप छोटी सी कील डालते हैं पानी पे तो वो तैरती है, जबकि जहाज़ का जहाज डूब जाता है। तो ये क्यों होता है, छोटी सी कील इसलिए तैरती है क्योंकि वो उसके पृष्ठ तनाव के कारण। वाटर की सतह पर आपने देखा होगा इस तरह से सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव मतलब खिंची हुई झिल्ली के समान दिखेगा आपको, तो ये क्या करता है, इसको डूबने नहीं देता है कपूर को। ठीक है, फिर है पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ब्रह्मांड में ये ऐसा पहला लिक्विड है जिसको गर्म करोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका घनत्व इंक्रीज होता है। बाकी सभी लिक्विड में क्या होता है, अगर आप गर्म करो तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज यानी कि कम होगी। किसी भी द्रव को आप गर्म करेंगे यानी कि उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होनी, घटनी है। लेकिन पानी में क्या है, थोड़ा सा अलग है। ये पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, बढ़ेगा, इसका जो डेंसिटी है बढ़ेगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से वापस ये नॉर्मल व्यवहार में आ जाएगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। फिर है हमारा, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे, समान होंगे। अगर 2 उपग्रह हैं वो एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से पैकेट छोड़ दोगे तो देखो उपग्रह क्या होता है, पृथ्वी की चक्कर लगाता है। इस तरह से ये ऐसी स्थिति होती है, पृथ्वी है यहाँ पर इसकी कक्षा है, अगर इस कक्षा में आप कुछ भी छोड़ दो, पत्थर छोड़ दो, किसी इंसान को छोड़ दो, तो वह उपग्रह के साथ ही परिक्रमा करता रहेगा। यहाँ इंसान भी छोड़ देंगे तो वो गोल गोल पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया एक यौगिक है, उसमें बाकी सभी मिक्सचर दिए हुए थे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है।
MP पुलिस कांस्टेबल में। फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्था का गुणांक। और कैंडेला, कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का, जो आपने पढ़ा भी होगा इसको, कैंडेला का ज्योति तीव्रता है ना, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल, और कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन, इस तरह से कार्य का द्रव्यमान का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़े होंगे जो 7 मूल मात्रक हैं उनके, तो वहीं से क्वेश्चन था। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व हैं। यौगिक है क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक निश्चित अनुपात में 2:1 के अनुपात में मिले होते हैं, इसलिए ये यौगिक है। अभी आपने देखा था 2 या 2 से अधिक यौगिक अगर एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उससे क्या बनता है, यौगिक बनता है, और अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे तो मिक्सचर बनेगा, ठीक है। 96वां क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा, फाइकोलॉजी से किसका संबंध है, तो शैवाल का है फाइकोलॉजी का। और जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की है। फिर मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो 1971 में 1971 में लागू की गई थी। जो SI मात्रक है हमारे 1971 में लागू किए गए थे। फिर चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, और पराश्रव्य तरंगों के कारण ही ये उड़ पाते हैं, ठीक है। जब इनके सामने कोई अवरोध आता है, सपोज ये चमगादड़ उड़ रहा है इस तरह से, इसके ये पराश्रव्य ध्वनि छोड़ेगा, अगर इसके सामने कोई अवरोध आ गया तो ये इसमें टकराएगी और रिटर्न आएगी। जैसे ही टकराती है वैसे इसको संकेत मिल जाता है चमगादड़ को कि कुछ सामने अवरोध है, और ये अपना रास्ता चेंज कर देता है, ठीक है। तो अंदाजे से चलता है, अंदाजे से अपना शिकार ढूंढता है कौन, चमगादड़। फिर है हमारा 101वां क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर गलनांक, बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। जब दो बर्फ के टुकड़ों को हमने क्या किया था, दबाया था, तो उनका क्या हुआ था, गलनांक कम हो गया था, ठीक है। इस वहाँ पर देख चुके हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो बर्फ़ में चलना आसान क्यों नहीं होता, तो क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम होता है इसलिए, ठीक है। फिर स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली होती हैं और उनका कोई रेशियो नहीं है, ठीक है, फिक्स रेशियो नहीं है, इसलिए उसको मिक्सचर यानी कि मिश्रण बोला जाता है वायु को। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। फिर है हमारा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी में किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। फिर है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, त्वरण के, क्योंकि M क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, M। सिंपल सा, न्यूटन के द्वितीय नियम से याद रख लो। फिर निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। और परमाणु नाभिक के अवयव कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर है हमारा, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, पूछा गया क्वेश्चन है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। फिर है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो एक को याद रखना, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को मैंने आपको बताया था ये निकट की वस्तुएं देख लेगा लेकिन दूर की नहीं देखेगा, तो दूर की दृष्टि देखने के लिए अवतल लगाएंगे, क्योंकि ये अवतल लेंस क्या करेगा, अब ऐसे फैला देगा, ठीक है। अब सारी लेंस है तो इस तरह से फैला देगा, तो इसको दूर की वस्तुएं क्या होगी, दिखने लगेंगी। अब इसी तरह से अगर पूछा जाएगा कि दूरदृष्टि दोष वाले को क्या दिक्कत रहती है, तो वो नीचे की नहीं देख पाता, यानी कि उसको क्या चाहिए कि सिकोड़ दे कोई, ठीक है, इन किरणों को क्या कर दे, सिकोड़ दे, ताकि वो नीचे की चीज़ें देख ले, तो इस पे लग जाएगा उत्तल लेंस। नीचे दिया व्यू है 110वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। तो एक को याद रखना, निकट दृष्टि दोष में क्या करना है, दूर की वस्तु दिखाना है ना, तो अब सारी लेंस इस तरह से पसारना पड़ेगा जब किरणों को, तब जाके दूर की वस्तु दिखेगी।
एक बन गया, दूसरा अपने आप अपोजिट है तो बन जाएगा। फिर है हमारा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। मतलब ऐसा है कि जैसे बॉल दीवार पे मारो, ठीक है, बॉल मारे कहाँ पर, दीवार पर, तो जितना बल बॉल पे लगाया दीवार भी बॉल पर लगाएगी तो रिटर्न आएगी। तो यहाँ पर कितनी वस्तु हो गई, दीवार और बॉल, मतलब कि भिन्न भिन्न वस्तुएं हो गई ना, तो तभी लागू करेगा जब भिन्न भिन्न दो वस्तुएं हों। क्योंकि अगर आप कोई क्रिया करते हो तो उसकी प्रतिक्रिया देने वाला भी तो चाहिए ना, ठीक है। फिर प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम, और इसको याद रखना है। प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया होगी। अगर आप किसी को प्रपोज करें तो प्रतिक्रिया क्या होगी, या तो एक्सेप्ट होगा या फिर निगलेक्ट हो जाएगा, दो में से एक कम। प्रतिक्रिया तभी होगी जब दो लोग हों, ठीक है। जैसे एक ये है, यहाँ पर अच्छे से बना देते हैं, ये एक कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे घुटने पे होगा, है ना, किस तरह से, इस तरह से ये एक घुटने पे ऐसे खड़ा रहता है, एक घुटना ऐसे नीचे ज़मीन पर, एक इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक घुटने पर और इस तरह से हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है। गुलाब अच्छे से बना देता हूँ मैं, चलो कोई भी फूल मान लो, ये फूल ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। अब या तो यहाँ से ये एक्सेप्ट हो गया तो ये प्रतिक्रिया हो जाएगी कि एक्सेप्ट कर लिया। फिर दूसरा क्या हो सकता है, या तो ये हाथ फिर नीचे चप्पल की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रतिक्रियाएं हो सकती है, या सीधे सीधे नो हो सकता है। तो दो प्रतिक्रियाएं, या तो यस या तो नो, इस तरह से यस या नो, ठीक है। तो क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। फिर है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवक का किया जाता है। जो माइकोलॉजी होती है इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। फिर है हमारा जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण संभव है। क्योंकि जितना बल आप पानी पे लगाओगे पानी उतना बल आप पे लगाएगा, तो आप डूबोगे नहीं उसमें, ठीक है। फिर है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, तो न्यूटन है, न्यूटन का कथन है, और गति का प्रथम नियम है। जो जड़त्व का नियम कहलाता है वो यही कहता है कि तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाएगा। फिर है न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए हैं, तो न्यूक्लियन जो कि न्यूक्लियक यानी कि नाभिक में रहते हैं। नाभिक में मैंने आपको बताया कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इस पे उदासीन और ये पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर है पॉजिट्रॉन क्या है, तो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन को क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर पॉजिट्रॉन को रख दो, यानी कि धनावेशित कण को रख दो, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, प्लस माइनस को क्या कर देगा, ख़त्म। तो एंटी पार्टिकल की थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी भी पार्टिकल का आप एंटी पार्टिकल उसके पास ला दोगे तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंटी पार्टिकल को ख़त्म कर देगा। इसलिए पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, और यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पूछा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि जंगली कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना। फिर है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष। देखिए इसमें बायोलॉजी लिखा है तो जरूरी नहीं कि ये जीवन से संबंधित हो। बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है, लेकिन जो बाह्य ग्रह होते हैं, दूसरे ग्रह होते हैं, क्या उनमें जीवन संभव है, या कोई और मतलब ऐसे जीव तो नहीं है जो पाए जा रहे हों बाहर हमारे सौरमंडल के, या सौरमंडल में ही दूसरे ग्रहों में। तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करना एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर। फिर है मोनाजाइट किसका एस्क है, थोरियम का है, ठीक है। मोनाजाइट से थोरियम, मोनाजाइट जो एस्क है ये थोरियम का एस्क है। फिर है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख एस्क है, एल्यूमिनियम का है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है, कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का आता है, ठीक है। फिर गन मेटल किसका एस्क है, तो तांबा, टिन और जिंक, ठीक है। गन मेटल किसका है, तांबा यानी कि कॉपर, टिन यानी कि साइनाइड स्टेनस, और जिंक, ठीक है, जेडन। तो जिंक, स्टेनस और कॉपर का
अयस्क है गन मेटल। फिर है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है, तो जो लहसुन में गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है, ठीक है। फिर जल में आसानी से घुलनशील कौन है, तो नाइट्रोजन है। और भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो मंदक है, न्यूट्रॉन मंदक, पूरा पूरा नाम लिख दो यहाँ पर, क्या है, न्यूट्रॉन मंदक। इसका जो परमाणु भट्टी होती है उसमें न्यूट्रॉन मंदक के रूप में जो रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उनमें न्यूट्रॉन मंदक के रूप में यूज किया जाता है किसका, भारी जल का। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, सूत्र क्या है, तो D2O है। और जो ये डी है ये ड्यूटीरियम है। आपने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े होंगे, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम, ठीक है। तो इससे ये होता है 1H1, ये होता है 2H1 और ये होता है 3H1, ठीक है। तो ये जो 2H1 है यही है ड्यूटीरियम और इसी से बनता है भारी जल। भारी जल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। फिर है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, तो ऑप्शन में कोलाइड, रक्त कोलाइड नहीं है, ठीक है। मतलब कि रक्त जो है एक कोलाइडी विलयन नहीं है, आपको याद रखना है। फिर है पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। जो पनीर होता है वो जेल है। आपको लगता होगा कि वो एक ठोस है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक जेल का उदाहरण है। और दूध को भी पूछा जाता है, तो दूध एक पायस है, ठीक है। दूध क्या है, पायस है, पनीर जेल है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, तो लाल फास्फोरस और गंधक का। जो माचिस की तीली होती है उस पर जो मसाला लगा होता है, दिया सलाई वाले उद्योग में यूज होता है, लाल फास्फोरस का यूज होता है। इसको भी हम स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं, लाल फास्फोरस और गंधक का यूज होता है। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय का मतलब होता है मतलब कि उसमें बाहरी कक्षा में कुछ खाली कक्षक हों। मान लीजिए जैसे किसी में इस तरह से कक्षक है, मान लीजिए, ठीक है। पी ब्लॉक में कितने 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से मान लो ये भरा हुआ है, तो पहले तो भर लें अपन लोग। इस तरह से अगर 3 भरे हैं, बाकी के 3 खाली हैं, ठीक है। यहाँ से इसका बॉन्ड बन गया, इसका बॉन्ड बन गया, लेकिन ये खाली है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसा है जो खाली है और दूसरा आने की संभावना है इसमें, तो ये क्या कहलाता है, अनुचुंबकीय। और जिसके सभी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब अनुचुंबकीय होते हैं। फिर हमारा जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, तो आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। फिर है हमारा निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा जा चुका है। जो लेड यानी कि सीसा है वो सर्वाधिक स्थायी तत्व है। फिर है सोडियम में से निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम होता है जल से हल्का। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये क्रिया करके, ठीक है, जल से क्रिया करके क्या होता है, विस्फोट बनाता है, ठीक है। फिर है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, ठीक है। मरकरी वेपर यानी Hg, मरकरी किसको बोलते हैं, Hg, पारे को, वो वेपर होता है, उसका वेपर होता है। और आर्गन गैस होती है, ठीक है, सामान्य ट्यूबलाइट में। फिर जो कलर्ड होती है उसमें नियॉन भी भरी होती है, इस तरह से। तो जो सामान्य की बात की है तो उसमें ऑर्गन लगाना है। फिर है हमारा वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आप सभी को पता होगा चेचक के टीके की खोज किसने की है, तो एडवर्ड जेनर ने। इसी तरह पूछा जाता है टीबी के टीके की खोज, टीबी के टीके की खोज किसने की है, तो वो की है, मैंने आपको बताया था टीबी देखते समय, जो साइंस का हमने 1600 क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया है उसमें बताया था कि जो टीबी है, आप जिस बस में टीबी लगा हो उसको क्या बोलते हैं, वीडियो कोच। तो बीसीजी का टीका, टीबी के मरीज को कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसकी खोज किसने की है, तो रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। क्योंकि जो जिस बस में टीबी लग गई उसको बोलते हैं कोच, वीडियो कोच। तो इससे टीबी, वीडियो कोच, रॉबर्ट कोच, याद रखना। फिर मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम, जो सीडी होता है कैडमियम, जो कि जल में होता है, ठीक है। आप सभी जल पीते हैं, उसमें कैडमियम की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण ही कैडमियम मानव के शरीर में पहुंचता है और इसकी अधिकतम मात्रा से गुर्दे का रोग होता है, किडनी का रोग होता है। फिर बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता, तो क्षय रोग। और खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने, ठीक है।
रॉबर्ट कोच ने की थी। 138 प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। इसमें ऑक्सीजन का स्रोत है जल। ठीक है, आप सभी को पता होगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, और कौन कौन होता है? CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O कौन कौन? सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, और क्लोरोफिल हो तो यहाँ पर क्या बनता है? ग्लूकोज, यानी कि भोजन बनता है किसका? भोजन बनता है पौधे का, और ऑक्सीजन निकलती है, O2 निकलती है इससे। ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे में जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं से पौधे सांस लेते हैं। फिर कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन का। एसीटिलीन का यूज किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। फिर वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। जो वार्षिक वलय होते हैं वृक्षों में उससे उसकी आयु निर्धारित की जाती है। फिर नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? 1000 टाइम पूछा गया कॉर्निया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, इसको हम PDF में सही कर देंगे। आपको क्या याद रखना है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया दान करते हैं। एक क्वेश्चन आंख से ये पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, मानव की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो उसका राइट आंसर होगा रेटिना। जो नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मरणोपरांत भी नेत्रदान कर सकते हैं क्योंकि कॉर्निया ख़राब नहीं होता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है। तो करना चाहिए सबको, क्योंकि आप चले जाएं दुनिया से लेकिन अगर आपकी आँखें किसी को दुनिया दिखा सकें या किसी के काम आ सकें तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े। तो 23 धन 23 कितना हो गया? 46 हो गया। इसको इस तरह से याद रखना, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। ठीक है, फिर है हमारा मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो हड्डी जांघ की होती है, और इसको आपको उरु नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? फीमर। ठीक है, तो फीमर मिलेगा आपको। हिंदी से लिख देता हूँ मैं, फीमर। सबसे बड़ी जो हड्डी है मानव शरीर की वो है फीमर, और सबसे छोटी पूछी जाती है तो वो कहाँ की है? कान की हड्डी है, कान की, और इसको बोलते हैं स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स है कान की हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फिर है हमारा गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए। ठीक है, फिर परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का जो परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, जो शिशु का परिवर्धन है यानी कि उसका परिवर्धन का मतलब होता है ग्रो करना। ठीक है, शिशु जब ग्रो करता है तो परखनली के अंदर करता है। ये कथन रिलेटेड है परखनली शिशु से, और ये प्रयोग सही भी हो चुका है। ठीक है, मतलब कि सत्यापित किया जा चुका है, परखनली शिशु एग्जिस्ट करते हैं। फिर है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियाँ 12 जोड़े, यानी कि कुल 24 पसलियाँ होती हैं मानव शरीर में। जोड़े पूछे जाएँ तो 12 जोड़े। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड। अभी आपको बताया था मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है जिसके कारण थकान महसूस होने लगती है। फिर है हमारा स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में। 1000 टाइम पूछा गया क्वेश्चन। फिर है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर। वॉशिंग मशीन दूध से क्रीम निकालना, तो ये किस तरह से काम करता है? जैसे मान लो कि वॉशिंग मशीन में क्रीम निकालना है, तो मान लो दूध से क्रीम निकालना है, तो इस तरह से दूध भर गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मशीन इस तरह से गोल गोल घूमती है। ठीक है, इसमें अंदर गोल गोल घूमेगी तो जो बल है वो बाहर की तरफ लगेगा इस तरह से। तो वो जो बाहर की तरफ बल लगता है तो दूध का जो लिक्विड फॉर्म है वो गोल गोल घूमता रहेगा, और
अपकेंद्री बल लग रहा है बाहर की तरफ, तो जो क्रीम है वो बाहर की तरफ निकलती जाएगी और ऊपर इकट्ठी होती जाएगी। इसी तरह सेम होता है कि इसमें कपड़े की वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करने की। फिर है हमारा न्यून तापमानों यानी कि क्रायोजेनिक्स इंजन्स, ठीक है। न्यून तापमानों वाले इंजन क्या कहलाते हैं? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। जो न्यून तापमान वाले इंजन होते हैं उनको क्रायोजेनिक्स इंजन कहते हैं। और इनका प्रयोग, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा मेनली पूछा जाता है। रॉकेट में भी देखा होगा आपने, रॉकेट में पढ़ा हुआ क्रायोजेनिक्स इंजन का यूज किया जाता है। फिर द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। अगर कोई, जो देखे होंगे आपने, बुलबुला होता है वो सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ के ये भी पूछा जाता है कि जो बुलबुला होता है उसकी आकृति गोल क्यों होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति जो होती है लिक्विड में, उसी के कारण जो पानी की बूंद होती है उसका आकार गोला होता है और इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है। इस प्रवृत्ति को, न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति, लिक्विड के न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। 153 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग है। संवेग, वेग, त्वरण, बल, ये सब कैसी राशि हैं? तो ये सदिश राशि हैं, इनको भी याद रखना। फिर है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊपरी सतह में आते आते उसका आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है झील में, नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की जो डेंसिटी है, यहाँ पर देखो अंदर छोटा सा बुलबुला, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स रिपल्स, ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये छोटा ही रह रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है? कम। डेंसिटी क्या है? वाटर की कम है। वायु की डेंसिटी जल की डेंसिटी से कम होती है, तो ये अपने आप बड़ा होता जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि बाद में फूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या होती है? गैस भरी होती है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो करती है, यानी कि बहती है, इसलिए वो फूट जाएगा। फिर है हमारा 155 क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हीलियम के 1 परमाणु के। जो अल्फा कण होता है आप सभी ने देखा होगा, सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, कितने? 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो देखो 1H1 है, ये 1H1 है, ये क्या है? 1H1, ये क्या है? 1H1, सॉरी 4 नहीं 2 यार, कुछ भी। 1H2 होता है ना हाइड्रोजन, तो 1H2 अपन प्रोटियम को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को ले रहे हैं। ये है 1H2। जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है? 2He4। अच्छे से लिख देता हूँ, हीलियम 2He4 बनता है नाभिकीय संलयन में। यही ऊर्जा का स्रोत है। तो जो अल्फा कण, इसी को क्या बोलते हैं? 2He4 को इसी को बोलते हैं अल्फा कण। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। जो ये 2He4 था, ये कितना क्या है? हीलियम का 1 परमाणु है, इसी के बराबर होता है अल्फा कण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो 310 केल्विन है। इसको याद नहीं करेगा कोई, क्योंकि देखो हमने 37 डिग्री सेल्सियस अभी याद किया। डिग्री सेल्सियस में 200 अगर ऐड कर दें, ठीक है, 273 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 310 केल्विन। तो आपको डिग्री सेल्सियस वाला याद करना है, केल्विन वाला 273 जोड़ के 310 आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर उसमें 273 जोड़ दोगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। फिर निम्नतापी इंजनों यानी कि क्रायोजेनिक्स इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है किसका यूज? क्रायोजेनिक्स इंजन या निम्नतापी इंजनों का। फिर है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। फिर है, निम्न में से सदिश राशि, तो वेग। इस तरह से ये पूछे जाते हैं, 4 आपको राशियां दे देगा, उसमें से पूछ देगा कौन सी सदिश है, तो लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
160वां क्वेश्चन है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, फिर भी कर लेते हैं। देखिए घड़ी होती है इस तरह से, अगर यहाँ पर है मान लीजिए 12 और यहाँ पर है 3, ठीक है। इस तरह से मैं देखूँ तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90, ठीक है 90। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 है, मतलब कि 1 घंटे में यहाँ पर भी कितना बनेगा, देखो यहाँ 30 बन जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे भी 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा। मतलब जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का। सिंपल सा, आप समझ सकते हैं। देखिए 12 ये है, 3 ये है, इस तरह से। यहाँ पर क्या है, 1 और 2 है। यहाँ पर ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो 90 को 3 भागों में डिवाइड करें तो 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ। मतलब जो घंटे की सुई होगी वो 1 आवर में 30 डिग्री चलेगी, ठीक है। 1 आवर में कितनी चलेगी, 30 डिग्री। हमको निकालना है कितना, 135 डिग्री। 135 डिग्री निकालना है, घूमने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इसको, निकाल लेते कैसे, तो 135 डिग्री को निकाल देते हैं हम। यहाँ पर ले लेते हैं मान लीजिए 4 आवर ले लिए, ठीक है। हमने 4 आवर में कितना चल जाएगा, 4 तिहाई 12, 120 चल जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री में चला 30, तो 4 डिग्री में चल गया 120। चलाना कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। तो 120 इसी 1 से निकाल देते ना, 30/1 इंटू, सॉरी 1 घंटे में 30 चल रहा है, तो 135 डिग्री चलाना, मतलब कि वहाँ 135, यहाँ पर मान लीजिए एक्स में चलता है, ठीक है। तो गुणा कर लो, 30x = 135 हो जाएगा। x ये 30 इस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 135/30, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 135/30। इसको काटो तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, यहाँ पर 5 छक्के 30, ठीक है। 27/6 और काट दो, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, तो ये कितना आएगा 9/2। 9/2 को सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 4.5 यानी कि 4.5, ठीक है। तो 4.5 घंटे लगेंगे उसको कितना, 135 डिग्री घूमने में। अब 4.5 घंटे, यहाँ पर बजे थे 3, 4.5 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ोगे तो 7 पहुँच जाएगा, और 30 मिनट और, तो 7:30 पर, तो 7:30 पर क्या हो जाएगा, 135 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, सुई घंटे वाली। फिर एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जो कि पारसेक आपने खगोलीय दूरी देखी थी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसके, न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो ये आर्यभट्ट ने बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती। पूछा गया क्वेश्चन है। और एमपी के, क्योंकि आर्यभट्ट का संबंध उज्जैन से है, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे वाले भी याद रखेंगे क्योंकि भारत की बात है। फिर जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। नेक्स्ट है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जो साइकिल होती है वो स्टार्टिंग में होती है कौन से, विराम अवस्था के जड़त्व के कारण। उसको विराम जड़त्व से गतिशील जड़त्व बनाने के लिए उस पर कार्य करना पड़ता है, जो कि अधिक करना पड़ेगा, इसलिए उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जब वो गतिवान हो जाएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा, कम बल लगेगा, ठीक है। फिर जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने, ठीक है। फिर वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, हिपोक्रेट्स को। ये भी देखा था हमने, जो चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंट्स होते हैं वो हिपोक्रेट्स की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। फिर पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी, और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, ठीक है। फिर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है देहरादून में। फिर भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह है कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। और निम्न में से किस वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो लीनियस को, सिर्फ लीनियस याद रखना, इसको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने वर्गीकरण किया है, ठीक है।
जो मानव जाति होती है या जीवों के स्पीसीज होती हैं उनका वर्गीकरण किया है लिनियस ने, इसलिए इनको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है, तो स्पीसीज यानी कि जाति। जो वर्गीकरण की इकाई है वो है स्पीसीज, जाति। फिर जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने, बहुत पढ़ चुके हैं इसको। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणुओं में जो वास्तविक केंद्रक होता है इसकी अनुपस्थिति होती है जीवाणुओं में। भोजन भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भोजन की जो विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है, तो ये है फली यानी कि बीन्स। ठीक है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फली यानी कि बीन्स, और जो दलहन फसलें होती हैं ना वो भी जिससे दालें बनती हैं वो फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं मृदा में। पूछेगा क्वेश्चन है ये सब। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, तो कुष्ठ रोग। यहाँ पर बीमारियाँ दी होती हैं, वायरस की अलग और जीवाणुओं की अलग दी रहती हैं। वो वायरस और बैक्टीरिया की अलग अलग बीमारियां रहती हैं, तो उनमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें पूछ देगा जीवाणु की कौन सी नहीं है या वायरस की कौन सी नहीं है, तो छांटना होता है। ठीक है। फिर सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण यानी कि उसको ठंडा करना एक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। दूध के दही जमने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, दूध से दही बना देता है। अगर कारक प्रोटीन पूछा जाए तो रेनिन के कारण ऐसा होता है। दूध से दही का जमना क्या होता है, रेनिन प्रोटीन के कारण। और जीवाणु पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। फिर है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं, तो कार्टिकोल्स कहते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले जो कवक होते हैं उनको कार्टिकोल्स कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है, तो वो है कवक। इसके बीज का कारण क्या है, कवक है। और लाइकेन किन दो वर्ग के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, तो कवक और शैवाल। जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल वर्ग के पौधों से मिलकर बनते हैं। लाइकॉन किसके सूचक हैं, लाइकेन जो है वो किसके सूचक हैं या इंडिकेटर हैं, तो वायु प्रदूषण के। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर हैं लाइकेन। और जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइट्स में। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ठीक है, ये जलीय पौधे हैं ब्रायोफाइट्स, इसमें जड़ न होकर मूलाभास होते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन 185 क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र सबसे अधिक पाए जाते हैं। मानव में आप देख चुके हैं 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, तो साइकस एक ऐसा जीवाश्म है जो जीवित है। और श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, तो ये है जूसिया में। जूसिया पौधे में पाई जाती है श्वसन मूल। ठीक है, सभी पौधे में आपने देखा है कि जो श्वसन है वो किससे हो रहा है, पत्ते से हो रहा है, लेकिन इसमें मूल श्वसन मूल पाया जाता है पौधे में, जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है, साइकस से। जो हम साबूदाना की खीर खाते हैं वो साइकस से प्राप्त होता है। और निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, तो आलू जड़ नहीं है, जबकि आलू क्या है, एक तना है। ठीक है, कंद के नाम से जाना जाता है। आलू एक क्या है, कंद है और तने का रूपांतरण है। फिर स्तंभ मूल होती है, तो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जो स्तंभ मूल होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जैसे आपने बरगद या पीपल में पुराने पेड़ों में देखा होगा, उसमें स्तंभ मूल निकल आती हैं उसको सहारा देने के लिए पेड़ को। ठीक है, उसी को कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। वो जड़ें होती हैं, जबकि मोटी तो इतनी होंगी लगेगा आपको कि तना है, लेकिन वो जड़ें हैं। ठीक है, जिसमें आप झूला झूलते रहे होंगे बचपन में। फिर जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, तो मूलांकुर से। जो मूलांकुर होता है वहाँ से जड़ें विकसित होती हैं। और गाजर क्या है, तो एक जड़ है। गाजर क्या है, जड़ है। मूली, गाजर ये सब जड़ें हैं। और आलू मैंने आपको बताया कंद है जो कि तने का रूपांतरण है। फिर हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो प्रकंद होता है। ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। हल्दी के जो पौधे का खाने योग्य हिस्सा है वो होता है प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो तने का परिवर्तित रूप है। प्याज आलू दोनों तने का परिवर्तित रूप है।
घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है ये एवरेज वोल्टेज को, ठीक है, एवरेज वोल्टेज को प्रदर्शित करता है 220 वोल्टेज, और घरों में विद्युत की पूर्ति इसी 220 वोल्ट पर की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो नाभिक में बता चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। इसी तरह से एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। और शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉवस्टर्स संबंध होता है? तो ये होता है क्रिस्टेशियंस। क्रिस्टेशियंस संबंधित है किससे? शरीर रचना के लॉवस्टर्स, जो क्रिस्टेशियंस वर्गीकरण होता है, शरीर रचना का जो क्रिस्टेशियंस वर्गीकरण होता है वो लॉवस्टर से संबंधित होता है, ठीक है। फिर कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं अन्य दलहन। मैं बता चुका हूँ आपको, चना एवं अन्य दलहनी जो फसलें होती हैं इनके पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। और एक जीवाणु का नाम पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। कौन सा? प्लाज्मोडियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये भी पूछा जाता है प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है? तो ये दलहनी फसलों की जड़ों में। फिर विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज परिपथ की रक्षा करता है, ठीक है। देखिए इस तरह से होता है, यहाँ से मान लीजिए सोर्स से क्या आ रही है? धारा आ रही है। यहाँ पे हमने लगा दिया फ्यूज। फ्यूज के बाद फिर यहाँ पर मेन अपना क्या रहेगा? बोर्ड रहेगा। इसके बाद यहाँ से फिर टीवी, फ्रिज वगैरह कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है? सोर्स से जो फ्यूज क्या करता है? सोर्स से जो विद्युत धारा आ रही है, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज वोल्टेज की धारा आ गई, तो ये फ्यूज क्या करेगा? इस परिपथ को यहाँ से तोड़ देगा, यानी कि फ्यूज टूट जाएगा और परिपथ क्या हो जाएगा? भंग। अब इसके आगे इस बोर्ड में विद्युत धारा नहीं जाएगी, मतलब जब उच्च वोल्टेज की धारा आ जाएगी, इससे खराब क्या होगा? फ्यूज टूट जाएगा और किसी भी उपकरण को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नुकसान नहीं होगा। तो इससे याद रखना आप कि फ्यूज का यूज किया जाता है परिपथ की रक्षा के लिए। सिर्फ इतना ख़राब होगा, इसके बाद इधर से सब सही रहेगा, ठीक है। तो फ्यूज का यूज करना भी चाहिए। इस तरह से हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए हम जो अगले 300 क्वेश्चन है उसको सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो भी MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उन बच्चों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मिल जाएगा, या कमेंट कर देंगे आप इसी चैनल, मतलब नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कर देंगे तो वहां पर भी हम उपलब्ध करा देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।